नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल पॉलिटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार स्पेशल पॉलिटी का एपिसोड नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें आज हम बिहार से संबंधित राजनीतिक पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार में पंचायती राज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा प्रमुख संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको भी इस क्लास में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर आप सभी की 3 क्लास में यहाँ पर एपिसोड 1, 2 और 3 से आपका बिहार स्पेशल पॉलिटी से संभावित जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सब कुछ इन्हीं 3 एपिसोड के माध्यम से आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका बिहार ज्योग्राफी का लगभग 1 से 2 क्लास बाकी है। तो बिहार ज्योग्राफी की आपकी बिहार स्पेशल भूगोल की क्लासेस आएंगी आपकी इसके बाद। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों को क्लास अच्छी लग रही होगी। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और साथ में 6 अप्रैल के टेस्ट के लिए आप सभी रेडी हो जाएं। 6 अप्रैल का जो टेस्ट होगा पीआरटी का, उसके लिए हमने आपको बताया है। इसका जो समय है ये हम आपको 5 को शाम को बता देंगे। तो 5 अप्रैल को शाम को हम इसका समय आपको बता देंगे कि सुबह होगा या किस समय होगा। कोशिश करेंगे कि सुबह आपका यह टेस्ट हो जाए। और 6 अप्रैल के टेस्ट में करंट अफेयर्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और साथ में करंट अफेयर्स जो हमने बिहार के आपको पढ़ा दिए हैं, वहाँ से आपके प्रश्न होंगे। बिहार स्पेशल से आपके 5 प्रश्न होंगे, और साथ में जो जनवरी का करंट अफेयर्स हम आपको करा रहे हैं, वहाँ से आपके 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि 6 अप्रैल के जो टेस्ट हैं उसमें आपका जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा। बिहार स्पेशल का हमने जितना भी पढ़ाया है वहाँ से आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बारे में सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर क्रम से हम चल रहे हैं, और इस क्रम में अगर हम आज के डेट में बात करें तो भारतीय जनसंघ से निकली कौन सी पार्टी आज बिहार में सरकार बनाई है, तो भारतीय जनसंघ से निकली हुई पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार जी के अगुवाई में मुख्यमंत्री नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठबंधन है, और इसी से बिहार सरकार चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये किस पार्टी से इसका उद्भव हुआ है, तो भारतीय जनसंघ से। तो सबसे पहले हम भारतीय जनसंघ के बारे में समझेंगे। भारतीय जनसंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। संस्थापक कौन थे भारतीय जनसंघ के? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इसके बाद बात करें तो आपातकाल जब आया था, तो आपातकाल 1975 से 77 में जब समाप्त हो गया, तो उसके बाद जनसंघ का कुछ अन्य पार्टियों से विलय हुआ, और जनसंघ का कुछ अन्य पार्टियों में विलय के बाद एक नई पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम था जनता पार्टी। 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। और जनता पार्टी का आपको जो है वर्ष केवल याद रखना है, भारतीय जनसंघ 1951, इसके अलावा जनता पार्टी 1977। अंततः बात करें तो इसी जनता पार्टी से, जिस पार्टी में कई सारी पार्टियां मिल गई थी, जनसंघ के साथ में अन्य पार्टियां मिल गई थी, तो इसी पार्टी में से अलगाव हुआ, भेदभाव मतलब कह सकते हैं कि एक अलगाव हुआ इसी पार्टी में, जनता पार्टी में। और इस अलगाव के फलस्वरूप इस जनता पार्टी से एक नई पार्टी उभर कर सामने आई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। तो जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं इंग्लिश में, तो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ या गठन हुआ ये 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ये आपको मालूम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, यही संस्थापक थे। साथ में इनके अटल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। तो लाल कृष्ण अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी 6 अप्रैल 1980 को। आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में, जो कि 20 जुलाई को हुआ था, एक प्रश्न पूछा गया था, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व जो है कौन सी पार्टी करती है भारत में? तो ऑप्शन आपके पास कई सारे थे। बड़े बड़े यूट्यूब पे जो टीचर्स थे जो अपने आप को दावा करते हैं, बहुत सारे सिलेक्शंस का से लेकर बहुत सारी चीज़ों का, इस प्रश्न के बहुत सारे गलत जवाब उन्होंने दिए भी थे। हमने आप सभी को उस समय जब आंसर की बताया था तो आपको बताया भी था कि इस प्रश्न का केवल एक ही आंसर होगा, वो होगा भारतीय जनता पार्टी। और साथ में इसका हमने सोर्स भी बताया था कि आपको एनसीईआरटी में इस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए एनसीईआरटी में क्या दिया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी के री एग्ज़ाम में पूछा गया था। एनसीईआरटी में भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या जानकारी दी गई है? तो भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, जिसको समग्र मानवतावाद कहते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं,
एकात्म मानवतावाद भी कहते हैं इसको, एकात्म मानवतावाद। और एकात्म मानवतावाद TRE 2 में पूछा जा चुका है कि किसने यह विचार दिया था, तो आंसर है दीनदयाल उपाध्याय। तो भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, एकात्म मानववाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेते हुए मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद, ध्यान से देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद दिया गया है, सीधे सीधे राष्ट्रवाद शब्द दिया गया है। और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको हिंदुत्व के रूप में आप समझ सकते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म एक प्रमुख तत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको NCERT में बाकायदा जानकारी दी गई। फिर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या जानकारी NCERT में दी गई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। साथ में यह जो प्रश्न था, इसको हम जब आएगा आपका एनालिसिस आएगा TRE 3 री एग्ज़ाम के प्रश्नों का, तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे भी कि कैसे प्रश्न के आपको जो है टोन को समझना होता है, प्रश्न की प्रकृति को समझना होता है, उसके बाद आपको आंसर देना होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी को मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में स्थापना हुई थी, इसके बारे में कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका NCERT में दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया भारत को, तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में किसका हाथ रहा है, तो आंसर वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका दिया गया है NCERT में कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की विचारधारा कैसी है या कांग्रेस का मुख्य एजेंडा कैसा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में राष्ट्रवाद है, ये हमने क्लियर कर लिया। तो कांग्रेस के मुख्य एजेंडे में क्या है, धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। तो अगर आपसे कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पार्टी का धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को हितों को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है या उनके हितों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस। फिर बात करते हैं जनता दल की। जनता दल की बात करें तो जनता दल की जो स्थापना है या गठन है 11 अक्टूबर 1988 को। 11 अक्टूबर को किसकी जयंती पड़ती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 11 अक्टूबर को जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर जनता दल का गठन किया गया था 11 अक्टूबर 1988 को। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको BP सिंह के नाम से जाना जाता है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह या BP सिंह के नेतृत्व में जनता दल की स्थापना 11 अक्टूबर 1988 को हुई थी। फिर बात करते हैं जनता दल का जो गठन हुआ था। जनता दल का जो गठन हुआ था, इसमें कुछ पार्टियां मिली थी, कुछ पार्टियों के विलय के बाद इसका गठन हुआ था। कौन कौन सी पार्टियां इसमें मिली थी तब गठन हुआ था? लोकदल, जन मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जगजीवन राम जी का जो धड़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक छोटा सा गुट कह लीजिए पार्टी का। तो जनता दल का गठन लोकदल पार्टी से, जन मोर्चा पार्टी से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छोटा सा धड़ा था जगजीवन जी के नेतृत्व में। तो ये तीनों के कह सकते हैं कि तीनों के विलय से 11 अक्टूबर 1988 को जनता दल का गठन हुआ था। जनता दल में बात करें तो जनता दल में 1999 में विभाजन हुआ। जनता दल पार्टी में 1999 में विभाजन हुआ। दो ग्रुप यहाँ पर बनते हैं, दो विभाजन होते हैं। पहला विभाजन है HD देवगौड़ा जिन्होंने जनता दल सेकुलर की स्थापना की, यानी जनता दल से ही ये अलग हो गए। इनका जो पार्टी था अलग हो, इनका जो कह सकते हैं कि इनके साथ में काफ़ी सारे लोग अलग हो गए। उन्होंने एक नया पार्टी बना लिया, किसके नेतृत्व में? HD देवगौड़ा के नेतृत्व में। तो HD देवगौड़ा ने जनता दल सेकुलर, जिसको हम JDS भी कहते हैं, तो जनता दल सेकुलर की स्थापना किया जुलाई 1999 में। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको समझना है, जनता दल का जो दूसरा धड़ा था, एक धड़ा तो HD देवगौड़ा के साथ हो लिया जिसको जनता दल सेकुलर बोला गया। दूसरा धड़ा जो था वो जनता दल का वो शरद यादव गुट कहलाया। शरद यादव गुट की बात करें, ये HD देवगौड़ा का गुट था, तो ये शरद यादव जी का गुट था। जनता दल का जो शरद यादव का गुट था 1999 में इसको जो है जब इसको जनता दल सेकुलर कहा गया तो इसको जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाना गया। इसलिए आपके NCERT में ध्यान दीजिएगा सभी अभ्यर्थी, इसलिए आपके NCERT में जनता दल यूनाइटेड का जो स्थापना वर्ष है वो आपका 1999 दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, आगे हम समझा रहे हैं 2003 का क्या खेल है वो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो जनता दल
1999 में विभाजन होता है, जनता दल सेकुलर और जनता दल यूनाइटेड में अलग हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शरद यादव जी। और इसको जनता दल सेकुलर बोला गया, तो इसको जनता दल यूनाइटेड बोला गया। कुल मिलाकर 2 विभाजन हुए। फिर बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जनता दल यूनाइटेड शरद यादव के नेतृत्व में बनी 1999 में। क्लियर है? इसके बाद फिर क्या होता है, जनता दल यूनाइटेड में कुछ और पार्टियों का विलय होता है। जनता दल का शरद यादव का गुट था, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी, इसमें 3 पार्टी मिल जाती हैं। जनता दल का जो ग्रुप था उसमें 3 पार्टियां मिल जाती है और नाम इसका यही रहता है। क्या नाम रहता है? जनता दल यूनाइटेड। जो जनता दल शरद यादव जी का गुट था, जिसको जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाना गया, तो नाम वही रखा गया, यानी जनता दल यूनाइटेड ही रहा, बदला नहीं। और इसमें 2 पार्टियां और जुड़ गई, कौन कौन सी? लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी। तो जनता दल का शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी, समता पार्टी के विलय से जनता दल यूनाइटेड का गठन होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा जनता दल यूनाइटेड का जो स्थापना है या गठन है 1999 में हुआ, तो स्थापना अगर आपका वर्ष 1999 दिया रहेगा तो आप इसको सही कर दीजिएगा। क्लियर है? और अगर आपसे पूछे नीतीश कुमार जी से संबंधित पूछे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ, तब आपको यहाँ पर चेंज कर देना रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2003 को क्या हुआ? जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल में विलय हो जाता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली समता पार्टी रहती है। समता पार्टी का जो विलय होता है वो जनता दल में हो जाता है। और विलय के बाद जो विलय की गई पार्टियों को हम जनता दल यूनाइटेड कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनता दल जो शरद यादव का गुट था, पहले इसमें लोक शक्ति पार्टी मिली एंड देन इसमें समता पार्टी मिली। तो कुल मिलाकर मुख्य 3 पार्टियां थी ये, जिनको हम जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी का नेतृत्व वाला पार्टी का नाम क्या था? समता पार्टी। साथ में जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। और इनका जब जनता दल में विलय हो गया तो इनको संयुक्त रूप से जनता दल यूनाइटेड ही कहा गया। जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक शरद यादव जी रहे हैं, नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस। जेडीयू पार्टी का चिन्ह क्या है? तो तीर जो है इनका चिन्ह है। तीर आप यहाँ पर उतना अच्छा बना नहीं है, तो खैर आप समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जनता दल का अगर एनसीईआरटी में 1999 दिया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विभाजन हुआ था, विभाजन के फलस्वरूप शरद यादव का जो गुट था उसको जनता दल यूनाइटेड बोला गया। और उसी जनता दल यूनाइटेड में 2 दल और जुड़ गए, नीतीश कुमार जी का समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी, और ये संयुक्त रूप से इनको जनता दल यूनाइटेड के नाम से ही जाना गया। और अगर आपसे पूछेगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में या शरद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड की स्थापना कब हुई, तब आपका हो जाएगा वर्ष 2003। ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिएगा। चलिए अगले पे आते हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको जो स्थापना है 1998 दिया गया है, लेकिन हमने इसको हर सोर्स से चेक किया, हर प्रकार से चेक किया है। आरजेडी की वेबसाइट पे चेक किया, जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की जो वेबसाइट है, गूगल से लेकर विकिपीडिया से लेकर हर जगह चेक किया, ये 1998 कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। तो आप इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में 1998 दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई है? 5 जुलाई 1997 की। ये सही है, बाकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है ये सही नहीं है। संस्थापक थे लालू प्रसाद यादव जी, पार्टी चिन्ह है लालटेन। जनता दल से यहाँ भी अलग हुई थी, तो आरजेडी भी जनता दल से अलग हुई थी 1997 में। 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बना था। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की बात करें तो 28 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। संस्थापक थे रामविलास पासवान। 2021 में 2 धड़ों में बट गई, चिराग पासवान और इनके चाचा पशुपति पारस। रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद 2021 में विभाजन हुआ। फिर उसके बाद जो है एक बार पशुपति पारस जी ने केंद्र में मजा लिया, फिर इसके बाद अभी फ़िलहाल चिराग पासवान जी के साथ में जो है सरकार बनी हुई है, सरकार में योगदान दे रहे हैं। अभी पशुपति पारस जी को जो है कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी संस्थापक थे, 4 अक्टूबर 1992। वर्ष आपको याद रखना 1992। मुलायम सिंह यादव। बहुजन समाज पार्टी 1984, काशीराम, माननीय काशीराम। फिर है एचएम की बात करें तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2015 में जीतनराम मांझी। बस आपको वर्ष याद रखना है, डेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
फिर बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई की बात करें तो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना 1925 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वर्ष सेम है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो विचारधारा था वो क्या था, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था। 1964 में इसमें फूट हुई, जिससे इससे माकपा अलग हो गई। आज के डेट में बात करें तो केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इनकी उपस्थिति है। तो केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ही मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उपस्थिति है। अन्य राज्यों में ना के बराबर इनकी स्थिति है। फिर बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम की स्थापना कब हुई, आपसे सिंपल सवाल पूछा जा सकता है। तो 1964 में स्थापना हुई। मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था इनकी भी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के समर्थक भी, लेकिन साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। तो साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के समर्थक हैं। एनसीईआरटी से ये जानकारी आपको दी जा रही है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। तो सीपीआईएम का पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। 1964 में स्थापना सीपीआईएम की हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, एआईटीसी, 1 जनवरी 1998 ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, या ममता बनर्जी जी ने स्थापना किया था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है। 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा ये खो देते हैं। अभी हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दल के लिए क्या क्राइटेरिया होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, वो आज आप दूर कर लीजिए। तो राजनीतिक दल को मान्यता देता कौन है, तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का जो है देता है जो मान्यता, उसका नाम है भारत चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राज्य राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देता है। राज्य के राजनीतिक दल होने के लिए, राज्य पार्टी बनने के लिए, राज्य दल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, देख लीजिए। राज्य के राजनीतिक दल बनने के लिए, यानी अगर किसी पार्टी को किसी राज्य का राज्य दल का दर्जा हासिल करना है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में, तो अगर कोई पार्टी है राज्य विधानसभा का चुनाव होता है, जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, तो राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का, यानी जितने भी मत पड़े उसका 6% या उससे अधिक हासिल करे। तो कम से कम 6% या उससे अधिक हासिल करे। और साथ में एक क्राइटेरिया, अगर 6% की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर 6% की बात की जा रही है तो एक क्राइटेरिया और भी साथ में फुलफिल करना होगा। वो क्या है, कम से कम 2 सीट पर सीट दर्ज करनी होगी। तो राज्य विधानसभा में अगर परफॉर्मेंस, मान लीजिए जन स्वराज पार्टी का हम केस ले लेते हैं, कि अगर जन स्वराज पार्टी को, जो कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चल रही है, तो जन स्वराज पार्टी को अगर बिहार का राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए, बिहार के राज्य दल के रूप में मान्यता चाहिए, तो क्या करना होगा, राज्य विधानसभा का जो आगामी चुनाव है उसमें कुल पड़े मतों का जो है 6% या उससे अधिक हासिल करना होगा। कम से कम 2 सीट पर जीत भी दर्ज करनी होगी। अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो इनको राज्य दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। एक केस ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये 2011 में जोड़ा गया था, ये आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी 8% वहाँ पर हमने जब आपको आंसर बताया तो बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज भी हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डाउट भी पूछा। तो यदि वह दल, मान लीजिए कोई दल है, जन स्वराज की ही बात लेते हैं, तो राज्य से लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है राज्य दल बनने के लिए, वह क्या है कि राज्य से, मान लीजिए लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव नहीं है तो विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव या विधानसभा का जो आम चुनाव है, आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शंस, तो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव अगर है तो लोकसभा या विधानसभा दोनों में से कोई एक, तो आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% अगर प्राप्त कर लेगा तो राज्य दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। 2011 में ये जोड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव है, बिहार के 40 जो लोकसभा सीट हैं, उस 40 सीट में मान लीजिए कितना भी वोट पड़ा, उस
डाले गए वोट का बिहार में जितना वोट पड़ा उसका 8% अगर जन स्वराज पार्टी को मिलता तो ये जो है बिहार में राज्य दल के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए। यही केस विधानसभा में भी है कि विधानसभा के आम चुनाव में सीधे सीधे क्या प्राप्त कर ले, 8% प्राप्त कर ले, बवाली खत्म रहेगा। अगर 6% अगर प्राप्त करते हैं तो 2 सीट भी हासिल करना होगा, ये ऊपर वाला क्राइटेरिया है। और अकेले अगर 8% निकाल लिए तब भी जो है राज्य का राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। 2011 में ये जोड़ा गया था। चलिए, अब राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। अभी आपने देखा था 2023 के करंट अफेयर्स में कि जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, CPI को, कुछ पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है छीन लिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। वहीं पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया था। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय दल अगर बनना है, नेशनल पार्टी बनना है, तो अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में कुल वोट का, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% प्राप्त करता है। तो पहला केस हो गया कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में कुल वोट का 6% प्राप्त कर ले तो ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, टोटल जो 4 राज्य कोई भी मिला लीजिए, उसमें जो चुनाव पड़े उसमें कुल पड़े वोटों का 6% अगर प्राप्त कर लेता है। और साथ में एक क्राइटेरिया और भी है, तो या तो लोकसभा चुनाव हो या 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव, दोनों में 6% वोट किसी में भी हासिल कर ले और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज कर ले। तो अगर लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत मिल जाएगी तो इस क्राइटेरिया के साथ में, यानी टोटल 6% ये और 4 सीट लोकसभा की, अगर ये दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं किसी पार्टी को तो उसको हम राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देते हैं, मतलब चुनाव आयोग दे देता है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो लोकसभा चुनाव नहीं है तो 4 राज्य का विधानसभा चुनाव मिला दीजिए, टोटल जितना वोट पड़ा 6% उसका, साथ में लोकसभा में कम से कम 4 सीट। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बिहार और पंचायती राज के बारे में। तो बिहार में बात करें पंचायती राज की शुरुआत कब हुई है, तो स्वतंत्रता उपरांत जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो बिहार में जो है एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947। तो याद रखिएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में ही पारित किया गया था। फिर बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया था। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 भी लागू हुआ 73वें संविधान संशोधन के बाद। इसके अलावा बात करें तो बलवंत राय मेहता 1957 में जो आई थी समिति, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में कार्यरत हुआ था। तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर 3 स्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी, तो ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 स्तरीय जो व्यवस्था है इसको बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश की थी। तो इस व्यवस्था को 2001 में बिहार में लागू किया गया था। इसके अलावा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जिससे महिलाओं को बिहार में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बिहार में जो महिलाओं को 50% का जो आरक्षण मिलता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 वाला। तो वर्ष 2006 में ही महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला बिहार जो है राज्य बना था। 3 स्तर हैं पंचायती राज के, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। क्लियर हो गया होगा आपको ये। और हमेशा कभी भी पूछेगा कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण कब लागू किया गया था, वर्ष 2006 में। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार में न्यायपालिका की। बिहार में न्यायपालिका की बात करें तो उच्च न्यायालय पटना आप सभी जानते हैं 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई। आपको बस वर्ष याद रखना है 1916। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमने देखा था पहले भी, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर। तो सर एडवर्ड चैम्प्स कैमियर याद रखिएगा, या सर एडवर्ड कैमियर याद रख लीजिएगा, इतना लंबा नाम आपको दिया नहीं जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सहित बात करें तो पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 29 न्यायाधीश हैं। ये अस्थायी रूप से हैं, 14 एक्स्ट्रा रखे गए हैं, कार्यभार के लिए 14 एक्स्ट्रा रखे गए हैं। और मुख्य न्यायाधीश सहित कितने कुल न्यायाधीश हैं, तो 29 न्यायाधीश हैं जो अस्थायी हैं। अस्थायी मतलब है जो एडहॉक पर नहीं है, 14 अतिरिक्त हैं ये एडहॉक पर है। तो ये आपको समझना है। तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय में, 29।
वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी या एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जी। तो न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जी पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। ऐसा क्यों हुआ है? कार्यकारी क्यों बनाए गए, परमानेंट क्यों नहीं बनाए गए? तो जो है जनवरी 2025 में पिछले जो मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के विनोद चंद्रन जी को, उनको जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। तो जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए तो उनको जाना पड़ा, और जब जाना पड़ा तो अभी कुल मिलाकर पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो फाइनलाइज नहीं किया गया, इसीलिए जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिनका नाम था आशुतोष कुमार जी, तो न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जी को अभी कार्यकारी एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आगे चलकर एक परमानेंट मुख्य न्यायाधीश भी पटना हाई कोर्ट को मिलेगा। फिर बात करते हैं बिहार राज्य और प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 153 की बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। इसी प्रकार बिहार राज्य के लिए भी राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 53 में ऐसी बात है, प्रत्येक राज्य के लिए, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं है। राज्य के लिए जो प्रावधान है वही बिहार के लिए भी प्रावधान है। क्लियर है? अनुच्छेद 154 क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जैसे केंद्र स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 में बताया गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। राज्यपाल की नियुक्ति करते कौन है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल नए कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान जी को नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान जी को 42वें राज्यपाल बने हैं बिहार के। अनुच्छेद 161 की बात करें तो क्षमादान मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की जो शक्ति है, जो क्षमादान की शक्तियाँ 72वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास है, वही क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में, मतलब उससे मिलती जुलती शक्तियाँ राज्यपाल के पास में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 का। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और ये आप जो केंद्र स्तर पे जो प्रावधान है उसमें आप 89 ऐड कर दीजिएगा तो लगभग आप पहुंच जाएंगे इस अनुच्छेद पे। कहने का मतलब है कि 72 था, 72 में 89 जोड़ देंगे आप तो 161 पे पहुंच जाएंगे। तो 72 में अगर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं तो 72 + 89 161 में जो है ये राज्यपाल संबंधित प्रावधान है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, देख लीजिएगा जोड़ के 89 90, या तो 89 जोड़ना होगा या तो 90 जोड़ना होगा। ज़्यादातर केस में 89 होता है, कई बार 90 भी जोड़ा जाता है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। यह अनुच्छेद 164 में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये बात नहीं मालूम है, तो समझ लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। बाकी जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 163 की बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो मंत्रिपरिषद की बात की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है 163 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 170 की। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन का मतलब है जो हर 5 वर्ष पर भंग होता हो। तो जब इलेक्शन आने होंगे तो भंग होना पड़ेगा। तो सामान्यतः जो है हर एक 5 वर्ष के लिए विधानसभा होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, उसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको हम अस्थायी सदन बोलते हैं। जैसे लोकसभा है वैसे विधानसभा है राज्य में। अनुच्छेद 170 विधानसभा से संबंधित प्रावधान है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60। तो 500 से लेकर 60 है। बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसमें आपको नहीं जाने हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 169 की। तो अनुच्छेद 169 की बात करें तो विधान परिषद के गठन और निर्माण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 171 आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है कि विधान परिषद ऐसा होगा। तो विधान परिषद की बात करें तो ये राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा जैसा इसका भी काम चलता है। हर 2 वर्ष पे जो है बात करें तो 1/3 लोग जो है हर 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। जैसे होते हैं किसमें? राज्यसभा में, कुछ वैसे ही विधान परिषद में होते हैं। अस्थायी सदन इसको बोला जाता है। जैसे राज्यसभा 6 साल के लिए होता है, वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से कम नहीं हो सकती। तो विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर कम नहीं होगा। तो विधान परिषद की
अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या होगी वो विधानसभा की जो संख्या होगी उससे 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, या नियम है। तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम संख्या विधानसभा की विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम संख्या की बात करें तो 40 से कम नहीं हो सकती। बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद की जो बैठक है पहली, ये 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1863 में। सबसे पुराना कॉलेज माना भी जाता है पटना कॉलेज। तो पटना कॉलेज आपका टीआरई में भी 2 बार पूछा गया है। तो विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में हुई थी, याद रखिएगा। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों का चयन कैसे होता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जैसे हमने कल आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी कैसे हैं, तो नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी को किसने चुना है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ है। तो कुल मिलाकर 1/3 सदस्य। तो विधान परिषद में कुल मिलाकर 75 सीटें हैं बिहार में। तो 75 सीट में बात करें तो कुल 1/3 जो सदस्य होंगे वो विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा 1/3 यानी 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। ये आपसे पूछा गया है। तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं विधान परिषद में। तो विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे। बाकी ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं बिहार विधानसभा में। तो बिहार विधानसभा की जो सीटें हैं 243 सीट में 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 38 जो सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए, 2 सीटें जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में, जिसमें बिहार विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। तो बिहार विधानसभा और जो पहला आम चुनाव हुआ था ये लोकसभा में भी हुआ था, विधानसभा दोनों में साथ में हुआ था। आज अलग अलग होता है और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जा रही है, इतना आसान नहीं है। लेकिन लोकसभा और जब कहने का मतलब जब पहला आम चुनाव होगा तो उसमें तो सबका साथ ही होगा। तो लोकसभा विधानसभा का पहला चुनाव एक साथ में 1952 में हुआ था। तो बिहार विधानसभा का भी चुनाव हुआ जिसमें 330 सीटें थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार विधानसभा का पहले आम चुनाव में कितनी सीटें थी? तो 330 सीट पर चुनाव हुए थे। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह जी। 1946 में भी मुख्यमंत्री ये बने थे पहली बार बिहार के। ये हमने पहले बात किया था। स्वतंत्र बिहार के भी पूछेगा तभी एक ही आंसर है। बिहार सरकार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 28 जनवरी 2024 को। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। कुछ और छोटी छोटी पार्टियों का इसमें सहयोग है, मुख्यतः जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा जी। विजय कुमार सिन्हा जी को फरवरी 2025 में कृषि मंत्री भी बनाया गया है। तो विजय कुमार सिन्हा जी को कृषि मंत्री भी बनाया गया है, ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। और 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में इस समय दूसरे हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी जी को वित्त मंत्री बनाया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जो है बीपीएससी 17वीं में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने जो है बिहार का बजट पेश किया? तो बिहार का बजट जो है 2025-26 में विधानसभा में कौन पेश करेगा? तो जो वित्त मंत्री होंगे, वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी आंसर हो जाएंगे। बिहार से केंद्र सरकार में मंत्री आप याद रख सकते हैं गिरिराज सिंह। ये भी आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो 17वीं बीपीएससी में गिरिराज सिंह जी जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अभी इनके पास वर्तमान में इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। और वो जो सवाल आपका पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में, तब गिरिराज सिंह जी के पास में जो है कपड़ा मंत्रालय था। लेकिन अभी जो है क्या है वर्तमान में? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। लोकसभा सांसद है बेगूसराय से। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बिहार स्पेशल पॉलिटी की क्लास आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे कल सुबह करंट अफेयर्स में, जिसमें हम जनवरी का जो है आखिरी सेक्शन रहेगा, जनवरी का लास्ट पार्ट रहेगा, कंप्लीट आपका जनवरी हो जाएगा। कल कोशिश करेंगे कि आपका बिहार जियोग्राफी के, बिहार भूगोल के बचे हुए क्लासेस कंप्लीट करा दें। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।